जातिगत भिन्नताएं। हम जानते हैं कि जाति व्यवस्था भारतीय हिंदू समाज की एक विशिष्ट व्यवस्था है जो केवल हिंदू समाज में पाई जाती है, जो कि धर्म द्वारा रक्षित जजमानी सिस्टम से पोषित एक व्यवस्था है। तो हम देखें यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के रूप में भारतीय समाज को, तो भारतीय समाज की जो विविधता है उसका एक विशेष रूप हमारे यहाँ जाति संबंधी भिन्नताओं के रूप में भी देखने को मिलता है। व्यवहारिक रूप से जाति व्यवस्था भारतीय समाज केवल 4 वर्णों में ही विभाजित नहीं है, बल्कि वास्तविकता में देखा जाए तो हमारी सामाजिक संरचना का निर्माण हजारों जातियों और उपजातियों से हुआ है। जाति व्यवस्था में हजारों जातियां हैं, जातियां एवं उपजातियां हैं। भारतीय समाज में और इसका जो निर्धारण है वो निर्धारण किस तरह कैसे है? जन्म, या आनुवांशिकता मुख्य चीज है। जन्म या आनुवांशिकता के आधार पर इसका निर्धारण हुआ है। इसीलिए सामान्यतः हम देखते हैं कि भारतीय समाज को जातिगत समाज भी कहा जाता है। भारतीय समाज अब कल हमने अध्ययन किया था लुई डुमो के बारे में। लुई डुमो की एक किताब है होमो हायरार्किकस। होमो हायरार्किकस, इसमें जातिगत जो पदानुक्रम है, इसमें जातिगत पदानुक्रम को भारतीय समाज का एक मौलिक सांस्कृतिक लक्षण कहा गया है। मौलिक सांस्कृतिक लक्षण माना गया है। शुरुआत से अगर हम देखें भारतीय समाज को, तो लगभग 2000 साल पहले जब स्मृतियों की रचना हुई थी, तो पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के आधार पर एक एक वर्ण के अंदर, 4 वर्ण है भारतीय जाति व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में, एक एक वर्ण के अंदर सैकड़ों हजारों जातियां उपजातियां निर्मित होने लगी थी। और ऐसे सभी जातियों के बीच उच्चता और निम्नता का या ऊंच नीच का एक स्पष्ट संस्करण विकसित हो गया। और प्रत्येक उपजाति के लिए यह आवश्यक हो गया कि प्रत्येक जाति का सदस्य केवल अपनी ही उपजाति के लोगों से विवाह अथवा सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करेगा। इस प्रकार की व्यवस्थाएं पनप गई भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था के बाद, स्मृतियों के काल में। और इसमें जो दूसरा आधार आ गया, अंतर विवाह का नियम। बार बार वही सब, क्योंकि जाति व्यवस्था का मूल आधार ही अंतर विवाह का नियम। अंतर विवाह का जो नियम है उसने जातीय विभाजन को अस्थायी रूप प्रदान कर दिया। अस्थायी रूप दे दिया उसने, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में योग्यता और क्षमता के हिसाब से प्रत्येक समूह दूसरे वर्ण में जा सकता था।
अपनी योग्यता के आधार पर, अच्छाइयों के आधार पर, गुणों के आधार पर। लेकिन अंतर विवाह के नियम ने जातियों के विभाजन को एक अस्थायी रूप दे दिया, जो कि जन्म और आनुवंशिकता पर आधारित हो गया। फिर इन जातियों का व्यवसाय अलग हो जाने से, प्रत्येक जाति का एक अपना विशेष व्यवसाय, पारंपरिक व्यवसाय होता है, व्यवसाय अलग हो गया। और इसकी वजह से प्रत्येक जाति का जो व्यवहार है वो भी अलग होता है, व्यवहार के तरीकों में भिन्नता होती है, व्यवहार के जो जीवन व्यवहार है उनका व्यवहार के तरीकों में भिन्नता होती है। तो ये जो भिन्नता थी, इसके कारण जाति क्या हो गई? जाति एक पृथक सांस्कृतिक समूह के रूप में आ गई। जाति जो है पृथक सांस्कृतिक समूह के रूप में बदल गई। अगर ऐतिहासिक क्रम में देखें, हम जातीय भिन्नता की बात कर रहे हैं, जातिगत जो भिन्नता है भारतीय समाज में, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। 1931 में जब जनगणना हुई तो भारत में लगभग 2993 जातियां उपजातियां पाई गई 1931 की जनगणना में। घुरिये के कथन को हम लें, घुरिये साहब के कथन को अगर हम लें तो उन्होंने कहते हैं कि भारत के प्रत्येक भाषाई क्षेत्र में, प्रत्येक भाषाई क्षेत्र में लगभग 2000 जातियां पाई जाती हैं। मतलब ऐसा मानते हैं घुरिये कि प्रत्येक भाषाई क्षेत्र में लगभग 2000 जातियां पाई जाती हैं। इसीलिए तो हट्टन कहते हैं कि भारत में ये जो भिन्न भिन्न सांस्कृतिक विशेषताएं वाली इतनी अधिक जातियां हैं, इनका अगर हमें भारत में जाति व्यवस्था का समुचित अध्ययन करना हो तो विशेषज्ञों की एक सेना हमें तैयार करनी पड़ेगी। हट्टन कहते हैं, कास्ट इन इंडिया, हट्टन कहते हैं कि जाति व्यवस्था के अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की सेना जरूरी होगी। मतलब कठिन काम है कि सेना की आवश्यकता होगी, ये हट्टन साहब कहते हैं। इन्हीं सब कथनों से हम लगा सकते हैं जाति व्यवस्था की व्यापकता कितनी है, इसकी विविधता कितनी है भारत में। अनुमान ऐसा है कि भारत में, क्योंकि उत्तर भारत में ही अगर हम देखा जाए तो जातियों और उपजातियों की संख्या हजारों में है। आज भी अगर हम जनगणना करें जातीय समाज की या जाति व्यवस्था की तो 1931 की जनगणना से बहुत अधिक संख्या होगी आज की जाति। अगर विभिन्न कालों के आधार पर और विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर अगर हम भारत में जाति व्यवस्था को देखें तो उनका रूप एक दूसरे से इतना भिन्न रहा है कि केवल कुछ विशेषताओं के आधार पर ही हम जाति व्यवस्था को नहीं समझ सकते, क्योंकि स्थानीयता के आधार पर जातीय विशेषताएं बदल जाती हैं। उत्तर भारत का अगर देखें, उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में जाति व्यवस्था से संबंधित नियम इतने कठोर रहे कि साधारण से नियम का भी अगर उल्लंघन हो जाता था किसी जाति द्वारा तो पंचायत द्वारा व्यक्ति को कठोर दंड दिया जाता था। दूसरी तरफ अगर दक्षिण भारत में देखें तो जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो अस्पृश्यता थी या छुआछूत की जो समस्या थी इतनी ज्यादा गंभीर हो गई थी कि
अंग्रेजी शासन के दरमियान अस्पृश्य जातियों के जो अछूत जातियां थी, उनके लोगों पर दिन में अपनी बस्ती से बाहर निकलने में भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। दिन में भी वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। इसी तरह से देखें तो एक जाति के अंदर ही ले लें हम, तो एक जाति के अंदर जो उपजातियां हैं किसी स्थान विशेष पे अंतर्विवाह के नियम को मानती हैं और किसी स्थान विशेष में बहिर्विवाह के नियम को मानती हैं। तो इसमें भी बहुत सारा अंतर है। अब हम इस भिन्नता को, जातीय भिन्नता को अगर हम देखें तो सामान्यतया ये कहा जाता है कि जाति व्यवस्था हिंदू समाज की व्यवस्था है, हिंदू धार्मिक समूह की व्यवस्था है। अन्य धर्मों में इसका वजूद नहीं है। लेकिन अगर हम फील्ड व्यू करें, वास्तविकता में अध्ययन करें, तो हम पाते हैं कि अन्य धार्मिक समूहों में भी जाति व्यवस्था जैसी व्यवस्था विद्यमान है भारतीय समाज में। जैसे हम अगर एक एग्जाम्पल लें, एक समूह लें कि मुस्लिम समाज को लें। क्या मुस्लिम जाति व्यवस्था में मुस्लिम समाज में जो है जाति व्यवस्था पाई जाती है? तो सामान्यतया सैद्धांतिक उत्तर ये होगा कि नहीं। जाति व्यवस्था हिंदू समाज की व्यवस्था है। वैसे भी मुस्लिम समाज को अगर देखें तो मौलिक रूप से इस्लाम में मानता है कि सभी स्त्री पुरुष उस एक खुदा का बंदा, मतलब खुदा के बंदे हैं। इसलिए उसमें एक दूसरे के बीच किसी भी तरह का विभेद नहीं है, उसको नहीं मानता। सैद्धांतिक तौर पे सैद्धांतिक तौर पर इस्लाम में जाति व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर व्यवहारिक तौर पे देखें तो भारतीय समाज में ये व्यवस्था दिखाई पड़ती है। क्योंकि भारत के जो मुसलमान हैं, जब मुस्लिम वर्ग, मतलब मुस्लिम समाज जो है या मुस्लिम आक्रांता जब भारत आए, तो धीरे धीरे वो यहाँ की संस्कृति से भी प्रभावित हुए। और दूसरी तरफ अगर देखें तो जिन लाखों हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन के बाद इस्लाम को ग्रहण किया था, वे अपने पारंपरिक सामाजिक मान्यताओं को पूरी तरह से छोड़ नहीं पाए। इसके दो कारण रहे हैं। एक है क्या, भारतीय संस्कृति से प्रभावित, पहला तो यह है कि भारतीय संस्कृति से प्रभावित रहे। दूसरा, धर्म परिवर्तन के बाद परंपरागत सामाजिक मान्यताओं से को ना छोड़ पाना। धर्म परिवर्तन के बाद परंपरागत सामाजिक मान्यताओं को ना छोड़ पाना, ये दो कारण रहे हैं। एक तथ्य और ये है कि जिन मुसलमानों के वंशज अफगानिस्तान या फारस की खाड़ी, ईरान वगैरह से भारत में आए और उन्होंने क्या किया कि धर्म परिवर्तन के द्वारा जो इस्लाम को ग्रहण किए हुए हिंदू समाज के लोग थे, उनको नीची जातियों को अपने से हमेशा नीची जातियों के लोगों से अपने को हमेशा श्रेष्ठ ही माना। जो भारत का मुस्लिम समुदाय है वो भी अनेक जातियों में विभाजित हो गया। एक अनुमान ये है, आज अनुमान ये है कि भारत में इस समय मुस्लिम समुदाय जो है
100 से अधिक जातियों में विभाजित है। विभाजित है। इसको हम अगर बांटना चाहें तो भारत में मुस्लिम जातियों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। भारत में मुस्लिम जाति को 4 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला अशरफ जाति। अशरफ जाति। दूसरा है मुस्लिम राजपूत जातियां। तीसरा है व्यावसायिक जातियां। और चौथा है मुस्लिम अस्पृश्य जातियां। तो ये भारत में अगर देखें तो मुस्लिम समाज में जो जाति व्यवस्था है उसको 4 भागों में हम बांट सकते हैं, या 4 भागों में विभाजित करके हम जातीय संस्तरण की प्रकृति को समझ सकते हैं। अब अशरफ जातियों में अगर हम देखें तो ये इसमें भी कई सारी उपजातियां हैं। तो अशरफ जातियां किसको कहते हैं? ये अर्थात भारत में जिन मुसलमानों के पूर्वज अरब, यूरेशिया या अफगानिस्तान से आए, तो इसमें आप जो है ये अशरफ कहाँ से आए? अरब, इनके जो मतलब उन मुसलमानों के पूर्वज जिनके अरब, यूरेशिया एवं अफगानिस्तान से आए, वे अपने को मुसलमानों में सबसे ऊंचा मानते हैं। इस वर्ग में अगर हम देखें भारत में तो 4 जातियां कमोबेश आती हैं। इसमें सैयद हैं, शेख हैं, मुगल हैं और पठान हैं। पठान, ये जातियां इसमें आती हैं, सैयद, शेख, मुगल और पठान। इसमें सैयद जो है, सैयद मुसलमानों को सबसे ऊंचा मानते हैं। सैयद का अर्थ होता है राजकुमार। दूसरे अगर श्रेणी क्रम में देखें तो अशरफ जातियों में दूसरा स्थान शेख मुसलमानों का है। ये लोग भी कई शाखाओं में विभाजित हैं। शेख भी कई शाखाओं में विभाजित, जैसे अंसारी हैं, फारूकी हैं, किदवई हैं, कुरैशी हैं, सिद्दीकी हैं, उस्मानी हैं। फिर इसके बाद और जो ये मुगल आते हैं और पठान आते हैं, ये उनसे नीचे की श्रेणी में आते हैं। और ये मुगल और जो पठान थे, ये मुगल फौजों के साथ सैनिकों के रूप में भारत आए थे। ये बाहरी मुसलमान होने के बावजूद भी, बाहरी मुसलमानों की श्रेणी में होने के बाद भी अशरफ वर्ग में इनका स्थान सबसे नीचा माना जाता है। अब आते हैं दूसरे श्रेणी क्रम में मुस्लिम राजपूत जातियां। तो ये वैसे मुसलमान हैं भारत में जिन्होंने मुस्लिम शासन काल में, राजपूतों ने, आपने देखा कि राजपूतों ने स्वेच्छा से या उनके जोर जबरदस्ती के कारण, उत्पीड़न के कारण इस्लाम धर्म को अपना लिया था। ऐसे लोगों को धर्म परिवर्तन करके बनने वाले मुसलमानों में सबसे ऊंचा, लेकिन अशरफ जातियों से नीचा माना जाता है। अर्थात जो लोग अरब, यूरेशिया और अफगानिस्तान से आए थे, उन जातियों, उन मुस्लिम जातियों से मुस्लिम राजपूत जातियां निम्न मानी जाती है। लेकिन भारत में जितने लोग हिंदू से मुस्लिम बने थे, उनमें मुस्लिम राजपूत जातियां सबसे उच्च मानी जाती हैं। मुस्लिम राजपूत जातियों के लोग जो है अशरफ जातियों के लोगों से संबंध तो रखते हैं, लेकिन अपने से नीचे वर्ग के मुसलमानों से खान पान हो, चाहे विवाह हो,
इस प्रकार का कोई संबंध स्थापित नहीं करते। अब भारतीय मुस्लिम जाति भारतीय समाज में जो मुस्लिम जाति व्यवस्था जो दिखाई देती है, उसमें जो तीसरा वर्ग है, तीसरी जाति है, वो है व्यावसायिक जातियां। अर्थात ये जो अशरफ के अलावा और राजपूत के अलावा इसके अतिरिक्त जो कई प्रकार के मुसलमान ऐसे हैं जो कई प्रकार के व्यवसाय भी करती हैं, जैसे बढ़ई हैं, धोबी हैं, कुम्हार हैं, लोहार हैं, दर्जी हैं, नाई हो गए, सुनार, मतलब हर व्यवसाय करने वाली जातियां मुस्लिम वर्ग में भी हैं। और इन जातियों के लोगों में से अधिकांश लोगों के पूर्वज हिंदू थे। ये लोग कन्वर्जन के माध्यम से, धर्म परिवर्तन के माध्यम से मुस्लिम बने थे। तो इस प्रकार ये परिवर्तन के बाद भी अपने परंपरागत व्यवसायों को नहीं छोड़ पाए। तो इसमें इसमें अंतर यह है कि इन्हें नमाज में तो सार्वजनिक रूप से सम्मिलित होने का अवसर मिलता है, लेकिन ये जाति अशरफ से और मुस्लिम राजपूत से ये नीची मानी जाती है। तो इसमें भी जाति व्यवस्था अगर देखें तो इसमें जितनी व्यवसाय वाली जातियां हैं, बढ़ई, दर्जी और धोबी, लोहार आदि, तो ये सारी जातियां हैं। अब चौथा जो क्लासिफिकेशन में चौथा जो स्तर है मुस्लिम जाति व्यवस्था में, वो है मुस्लिम अस्पृश्य जातियां। अब हिंदू संस्कृति का प्रभाव यहाँ भी झलकता है। हिंदू संस्कृति के प्रभाव से ही मुसलमानों में भी अनेक अस्पृश्य जातियों का प्रादुर्भाव हुआ है। जैसे हम उसमें जानते हैं कि चारों वर्णों से इतर या प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न जो समूह था उसे अस्पृश्य माना जाता था। तो उसी संस्कृति के प्रभाव स्वरूप मुस्लिम जातियों में भी अस्पृश्य जातियां हैं। इसमें वही अस्पृश्य जातियां आती हैं जिन्होंने प्राय हिंदुओं की अस्पृश्य जातियों के शोषण का विरोध करके इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। अर्थात हिंदू समाज की अस्पृश्य जातियों में से जिन लोगों ने समाज का विरोध किया कि हमें अस्पृश्य क्यों माना जाता है, और गुस्सा मतलब नाराज होकर के मुस्लिम धर्म को उन्होंने अपनाया, तो उसमें ऐसी जातियां हैं। और धर्म परिवर्तन के बाद भी उनके साथ ये हुआ कि उन्हें वहां भी उसी प्रकार के अस्पृश्यता का सामना करना पड़ा। मुसलमानों में उनको समानता का स्थान नहीं मिल पाया। जैसे आज भी अगर देखें तो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से अगर कोई मुस्लिम भंगी है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो मस्जिद में कुरान के पास जाना या उसको छूना अच्छा नहीं माना जाता है। कई सारे समाजशास्त्रियों ने भी लिखा है कि मुस्लिम भंगी कुरान तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अधिकार नहीं है कि वो कुरान की शिक्षाएं दूसरे को दें। एक तरह से है अलग अलग। इसमें मुस्लिम और जो अशरफ और मुस्लिम राजपूत जातियां हैं, वे ऐसी जातियों को से दूरी बरतती हैं, अर्थात अस्पृश्यता की भावना उसमें भी विद्यमान है। तो इसमें देखा जाए तो मुस्लिम समाज में खान पान में, सामाजिक संपर्क में या व्यवसाय में जाति की तरह कोई स्पष्ट विभाजन रेखा तो नहीं है। लेकिन अगर और दृष्टिकोण से देखें, जैसे विवाह के क्षेत्र में देखें, तो मुस्लिम जातियों में भी अंतर विवाह जैसी व्यवस्था, बहिर्विवाह जैसी व्यवस्था या अनुलोम जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो कहने का मतलब है अंतर विवाह की व्यवस्था भी, बहिर्विवाह की व्यवस्था भी, अनुलोम विवाह की व्यवस्था भी मुस्लिम जाति व्यवस्था में भी थोड़े बहुत स्तर तक पाई जाती है। जैसे उसमें बताया ना, जैसे सैयद जाति का पुरुष जो है शेख जाति की लड़की से तो विवाह करता है, लेकिन वो अपनी बेटी का विवाह किसी शेख जाति के लड़के के साथ नहीं करता। तो कहीं ना कहीं अनुलोम विवाह की प्रथा का जो प्रभाव है वो मुस्लिम जाति व्यवस्था में भी दिखाई पड़ता है। धर्म परिवर्तन के बाद मुस्लिम समाज में भी अस्पृश्य रह गई, अर्थात वहां भी इनको वो सम्मान नहीं मिला। तो अब इसी तरह से अगर हम देखें तो ईसाई धर्म में भी या ईसाई समाज में भी जातीय व्यवस्था का प्रभाव दिखाई पड़ता है भारतीय समाज में। इसमें ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था
की अगर चर्चा करें तो इसमें भी भारतीय समाज में अंग्रेजी शासन के दौरान बहुत बड़ी संख्या लोगों की थी जिन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण किया था। इसमें उच्च जाति के लोग भी थे, निम्न जाति के लोग भी थे। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि भारत में ईसाई धर्म को मानने के बावजूद अर्थात न धर्म परिवर्तन करने के बाद भी ऐसे व्यक्ति दो समूहों में विभाजित हो गए। क्या हुआ? धर्म परिवर्तन हुआ तो धर्म परिवर्तन में उच्च वर्ग भी था और निम्न वर्ग भी था, और उसका परिणाम ये हुआ कि दो मुख्य समूह बन गए। इसके मुख्य समूह कौन कौन से बने? पहला एंग्लो इंडियन, एंग्लो एंग्लो इंडियन, और दूसरा धर्म परिवर्तन करके बनने वाले ईसाइयों का समूह। एंग्लो इंडियन कौन थे? एंग्लो इंडियन वही लोग थे जो मूल रूप से यूरोप के निवासी थे। मुख्य रूप से यूरोप के निवासी थे एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो उसमें यह हुआ कि एंग्लो इंडियंस जो थे, यार एंग्लो इंडियंस ईसाई जो थे, वे धर्म परिवर्तन के पश्चात बनने वाले ईसाइयों से सामाजिक दूरी बना के रखते हैं। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ? यूरोप मूल के जो निवासी थे ईसाई थे वो भारत से बाहर चले गए, लेकिन धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने समूहों का एक स्पष्ट संस्करण विकसित हो गया। तो कहने का मतलब ये जो संस्करण है यहाँ से जाति व्यवस्था, जो ये लोग हैं, इन लोगों से भारत में एक जातीय संस्करण बना, जिसमें पहला कौन था? कैथोलिक ईसाई। पहला जो समूह बना वो कैथोलिक ईसाई। इनकी सबसे ज्यादा संख्या जो है, सबसे अधिक संख्या इनकी केरल में है। केरल में सबसे अधिक, मतलब ये सबसे अधिक केरल में पाए जाते हैं। इनके जो पूर्वज थे वो उच्च हिंदू जाति से रिलेटेड थे। अब ये जो निम्न श्रेणी के ईसाई हैं, जो धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने हैं, निम्न जाति, जो हिंदू समाज के निम्न जाति के लोग थे ईसाई बने, उनसे ये सामाजिक दूरी बना के रखते हैं, उनके साथ अपना संबंध स्थापित करना अच्छा नहीं समझते। तो पहला तो जातीय संस्करण ईसाइयों में पहला क्या? कैथोलिक ईसाई। दूसरा सीरियन ईसाई। सीरियन ईसाई क्या है? इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। संख्या जो है इस मतलब ये कैथोलिक ईसाई से अधिक है। इनसे जो है इनकी संख्या अधिक है। इनसे कैथोलिक ईसाइयों से सीरियन ईसाई ज्यादा है। ये भी अपने कुछ जाति से रिलेटेड मानते हैं, लेकिन जो कैथोलिक ईसाई हैं ज़्यादा रूढ़िवादी हैं और ज़्यादा परंपरावादी, इसलिए इनका विरोध करते हैं और एक स्पष्ट संतरण बनता है। तीसरा जो है ये प्रोटेस्टेंट ईसाई है। प्रोटेस्टेंट का नाम मैंने पहले कल बताया था। ईसाई धर्म में दो पंथ हैं, एक प्रोटेस्टेंट, दूसरा कैथोलिक। कैथोलिक ज़्यादा कट्टर हैं या अपने धर्म के सिद्धांतों के प्रति ज़्यादा सजग हैं, और जो प्रोटेस्टेंट है ये
ईसाई धर्म की जो है सुधारवादी शाखा है ये, मतलब ये रूढ़िवादिता को खत्म करना चाहती है। इसके प्रवर्तक जो है काल्विन थे। काल्विन विचारधारा को ही प्रोटेस्टेंट शाखा कहा जाता है, प्रोटेस्टेंट धर्म के नाम से या पंथ के नाम से जाना जाता है, जिसमें इन्होंने धर्म की बजाय कर्म को ज़्यादा विशेष महत्व दिया है। इनका कुछ टैग लाइन्स हैं कि ईमानदारी अच्छी चीज़ है, और एक पैसा बचाना ही एक पैसा कमाना है। मनुष्य को ईश्वर ने यहाँ धरती पर जो है काम करने के लिए भेजा है। तो ये सारे कुछ टैग लाइन्स है जिससे ईसाई धर्म में सुधार के रूप में प्रोटेस्टेंट शाखा का निर्माण होता है, अर्थात ये ईसाई धर्म की सुधारवादी शाखा है। इसमें धार्मिक कट्टरता सबसे कम है। इसमें ये जो है प्रोटेस्टेंट ईसाई जो है अपने को कैथोलिक ईसाई से सबसे ज़्यादा प्रगतिशील मानते हैं। इस श्रेणी में शिक्षित लोग हैं, कम शिक्षित भी हैं, संपन्न भी हैं, निर्धन भी हैं, मतलब ब्लैक हैं और वाइट हैं, मतलब काले और गोरे लोग, सभी लोगों से ये समूह बना हुआ है। इसमें सभी लोग हैं, और प्रोटेस्टेंटों से और कैथोलिक्स में सामाजिक और धार्मिक विचारों की भिन्नता है। इस वजह से इनके बीच में आपस में विरोध और संघर्ष होते हैं। तो तीन ये जातियां, फिर इसके बाद एक और आते हैं। चौथी जो जातीय संस्करण में ईसाई धर्म में चौथी जो जाति है वो है निम्न प्रोटेस्टेंट ईसाई। निम्न प्रोटेस्टेंट ईसाई, ये जो निम्न प्रोटेस्टेंट ईसाई हैं, इनको सैद्धांतिक रूप से इन्हें भी दूसरे ईसाइयों के ही समान माना जाता है, लेकिन इस वर्ग में निम्न जातियों द्वारा धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने लोगों की संख्या अधिक है। इसी वजह से ईसाइयों की जो दूसरी श्रेणियां हैं वह इनसे दूरी बना करके रखती हैं। तो इस आधार पे अगर हम देखें तो सैद्धांतिक तौर पर भारत में जाति व्यवस्था हिंदू समाज की एक विशेष व्यवस्था है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर हिंदू समाज से संपर्क या हिंदू संस्कृति से संपर्क के कारण धर्म परिवर्तन करके बनने वाले मुस्लिम या ईसाई समूहों के कारण भारत में भी जाति व्यवस्था जैसी व्यवस्था व्यवहारिक तौर पर विद्यमान है, ऐसा अनुभविक तौर पर दृष्टिगत होता है। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट था लेक्चर का कि जाति व्यवस्था केवल हिंदू समाज में ही नहीं है, बल्कि ये व्यवस्थाएं अन्य धार्मिक समूहों में भी पाई जाती हैं। तो इस जातीय भिन्नता के आधार पर भारतीय समाज में जातीय संस्करण जैसी विशेषताओं को विभिन्न धार्मिक समूहों में देखा जा सकता है।